डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है अपकेंद्री एवं अभिकेंद्री शक्तियाँ या बल। ये जो अपकेंद्री और अभिकेंद्री शक्तियाँ हैं, यह नगर, ग्राम और जो सेवा केंद्र है, इसकी प्रकार या उसके स्वरूप को क्या करता है, निर्धारित करता है। सामान्य परिचय में विश्व के अधिकांश नगरों में ये दोनों शक्तियाँ जो है कम या अधिक तीव्रता से सक्रिय रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नगर के जो प्रकार्य है या नगर के अंदर के जो कार्य है वो नगर के बाहर सीमा की ओर क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, या गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं या कार्य है वो कहाँ चले जाते हैं, नगरों की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इसमें स्थानांतरण होता है अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय शक्ति या बल के परिणाम स्वरूप। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अपकेंद्रीय शक्ति, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अभिकेंद्रीय शक्ति। अपकेंद्रीय शक्ति का मतलब क्या होता है, नगर से बाह्य की ओर जाना, या जिस क्षेत्र में आप गए हैं आकर्षित होकर उस क्षेत्र से बाहर आना, यानी कि प्रतिकर्षण। अपकेंद्रीय शक्तियाँ इसका मतलब होता है ये नगर है और ये एक बाह्य सीमा क्षेत्र है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो लोग होंगे वो यहाँ स्थानांतरित होंगे या कार्य स्थानांतरित होंगे, इसको अपकेंद्रीय शक्ति कहते हैं। और अभिकेंद्रीय शक्ति में होता है कि ये जो बाह्य क्षेत्र से लोग आकर्षित होते हैं, इसको अभिकेंद्री कहते हैं। तो हम अध्ययन करेंगे अपकेंद्री शक्ति के बारे में। अपकेंद्री शक्तियाँ उन बहुमुखी बलों का योग होता है जिसके कारण नगर के केंद्रीय भाग के कार्य नगर की बाह्य सीमा पर स्थानांतरित होने को उन्मुख होते हैं। यानी कि ये नगर है और यहाँ का है, नगर के सभी कार्य वगैरह स्थापित है, और ये कार्य ये नगर का बाह्य क्षेत्र है जहाँ पर ये क्या होंगे, स्थानांतरित होने को अभिमुख होंगे, यानी कि इधर जाने के लिए प्रेरित होंगे। अपकेंद्रीय शक्तियों की क्रियाशीलता नगर के समस्त भागों में मिलती है। नगर के केंद्रीय भागों में यह विस्तार दो प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि ये जो अपकेंद्रीय शक्ति है यह दो प्रकार के पाए जाते हैं नगर के केंद्रीय भाग में। एक तो इस भाग में कुल विशेष क्रियाओं का अत्यधिक जमघट होना, यानी कि जो क्रियाएं हैं वो क्या है, अधिक जमघट, मतलब क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है, यानी कि इसमें भीड़ अधिक हो जाता है जो कार्य हो उनके। और कुछ अन्य नए प्रकारों का भी स्थानांतरण होने लगता है, और कुछ अन्य जो नए कार्य है वे भी उस क्षेत्र में आने लगते हैं, तो भीड़ और तीव्र होते जाता है, जिनके फलस्वरूप नगर के केंद्रीय भाग में प्रकारों की बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती मतलब और अधिक तीव्रता हो जाती है, तथा केंद्रीय भाग में स्थान का गंभीर अभाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बाहर से और प्रकार्य आते जा रहा है तो स्थान का अभाव होगा ही। और दूसरी ओर नगर के बाह्य क्षेत्र उन कार्यों की स्थापना के लिए आकर्षक तत्व प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थान का अभाव हो रहा है, तो नगर के बाह्य क्षेत्र क्या है, वहाँ पर खाली स्थान है, तो वही क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण नगर के केंद्रीय भाग के कुछ प्रकार्य नगर के दूसरी ओर चला जाता है। बाह्य क्षेत्रों में होने लगते हैं, यानी कि स्थानांतरण जो है बाह्य क्षेत्रों की ओर होने लगता है। नगर की इन अपकेंद्रीय शक्तियों की विवेचना निम्न दो शीर्षक और इसके साथ एक और शीर्षक है जिसके अंतर्गत कर सकते हैं, यानी कि जो शक्तियां हैं नगर की वे निम्न प्रकार से हैं। तो ये तीन प्रकार की है जो अपकेंद्रीय शक्ति है, वो है फर्स्ट है केंद्र भाग में स्थानांतरण करने में संलग्न दशाएं, यानी कि केंद्रीय भाग में जितने भी दशाएं होती है वे स्थानांतरण की कारण बनती है। और बाह्य पेटी की आकर्षक गुणवत्ता और मानव स्वेच्छा, ये तीन कारण है अपकेंद्रीय शक्तियाँ के। तो इनका विस्तार से नीचे वाला पॉइंट में अध्ययन करते हैं। केंद्रीय भाग में स्थानांतरण में संलग्न दशाएं। किसी भी विकासशील नगर में केंद्रीय भाग के प्रकारों को नगर के बाह्य क्षेत्रों में स्थानांतरण हेतु कई दशाएं उत्तरदायी होती हैं। चार्ल्स बेविस ने इसमें 4 बताए हैं। तो फर्स्ट है केंद्रीय भाग में सतत रूप में, यानी कि लगातार रूप में भूमि मूल्यों, संपत्ति मूल्यों और कर दरों में वृद्धि होना। ये क्या है, अपकेंद्रीय शक्ति है, जिसके कारण क्या होता है, केंद्रीय स्थान से जो प्रकार्य है लोग हैं वो क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट दिया है, फर्स्ट में भूमि मूल्य की अधिकता, संपत्ति मूल्यों में अधिकता और कर दरों में अधिकता, अर्थात नगर के केंद्रीय भाग में भूमि की कमी के कारण भूमि मूल्यों, संपत्ति मूल्यों में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। साथ ही उस क्षेत्र में कर दरों की भी उच्चता होती है, जिसके कारण केंद्रीय भाग के
बहुत से प्रकार्य नगर के बाह्य क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। वहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? नगर के बाह्य क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाते हैं या उसके बाह्य सीमा में चले जाते हैं। फिर है सेकेंड, केंद्रीय भाग में परिवहन, भीड़ भाड़ तथा परिवहन की उच्च दर। ये किस प्रकार से स्थानांतरण के कारण बनते हैं? नगर के केंद्रीय भाग में पर्याप्त भीड़ भाड़ अत्यधिक रहती है, जिसके कारण माल एवं व्यापारिक वस्तुओं को भेजने तथा मंगाने में अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है, बहुत लंबे समय तक के ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता है। साथ ही जनता के आवागमन के लिए भी परेशानी होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो वहाँ के केंद्रीय भाग के जो प्रकार्य है और जनता है वो कहाँ चला जाता है? सीमा क्षेत्र में या नगर क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि वहाँ से चला जाता है। ये भी क्या है, अब केंद्रीय शक्ति है एक प्रकार का, जो स्थानांतरण के लिए क्या करता है, बल देता है। फिर नेक्स्ट है स्थान प्राप्त करने की परेशानी। आप सभी को पता है कि जो केंद्रीय क्षेत्र है या नगर क्षेत्र है उसमें क्या होता है, स्थान की कमी होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें स्थान प्राप्त करने में परेशानी होने लगती है। तो वो स्थान प्राप्त करने के लिए जो शहर या नगर है या जो क्षेत्र है उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है या इससे थोड़ा दूर क्षेत्र है जहाँ पर स्थान पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रही है उस क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कि नगर के केंद्रीय भागों में पूर्व स्थापित प्रकार्यों तथा नवीन प्रकार्यों की स्थापना हेतु पर्याप्त स्थान की मांग रहती है, किंतु उस क्षेत्र में क्या होता है, पहले से ही कमी व्याप्त रहती है। यही नहीं, स्थान के अभाव के कारण केंद्रीय भाग में पर्याप्त प्रकाश और वायु के भी अभाव हो जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं, ये केंद्रीय भाग के प्रकार्य और वहाँ के लोग कहाँ स्थापित हो जाते हैं? नगर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है या उसके आसपास के क्षेत्र है या कोई खाली जगह है वहाँ पर स्थानांतरित होते जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अपकेंद्रीय शक्ति है। फिर है बहुत से उद्योगों की हानिकारक पदार्थों की शिकायत व अन्य विवादों में पड़ने की इच्छा। यानी कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या शोर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ऐसे उद्योग शहर की घनी आबादी के मध्य नागरिकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थापित नहीं होते, जबकि कुछ देशों में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों को नगर में स्थापना को कानूनन प्रतिबंध में रखा जाता है। ऐसी स्थिति में यह उद्योग नगर की घनी आबादी से दूर स्थापित होते हैं। ये भी एक कारण है कि ऐसे उद्योग वगैरह कहाँ स्थापित होते हैं, जो नगर के बाहरी क्षेत्र है वहाँ स्थापित होते हैं, खाली स्थान पर। तो ये भी एक कारण है। फिर है नेक्स्ट कारण है कानून प्रतिबंध तथा परंपरावादी आचार। कानून प्रतिबंध तथा परंपरावादी आचार ये भी अब केंद्रीय शक्ति है एक प्रकार का। किस प्रकार से? नगर के केंद्रीय भाग में बहुत से प्रकारों की स्थापना अधिकांश देशों में कानूनी रूप से प्रतिबंध है। जैसे कि हम ऊपर अभी देखे हैं, जो ध्वनि प्रदूषण और तीव्र वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि करते हैं, ऐसे उद्योगों को नगर के बाहर स्थापित करना है। तो ये क्या है, एक प्रकार का कानून है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसे कार्य, जो कार्य अधिक विकसित होने लगता है उसमें प्रदूषण जाना होने लगता है, वो कहाँ चले जाता है, वो नगर के बाहर सीमा केंद्रों की ओर चला जाता है। उदाहरण के लिए खाना पकाने की गैस के गोदाम, अन्य प्रज्वलनशील पदार्थों के गोदाम नगर के बाह्य क्षेत्रों में स्थापित कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है, और साथ ही जो बूचड़ खाना वगैरह होता है, इससे संबंधित प्रकार होता है, वो घनी बस्ती से दूर स्थापित किए जाते हैं। फिर सेकेंड है प्रदूषण। प्रदूषण यानी कि कुछ कार्य या लोग किस लिए स्थानांतरित करते हैं, वहाँ से किस लिए वहाँ से जाते हैं, तो वो है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। जिन घरों में जो जल सप्लाई होता है या जो इन लोगों में प्रकारों को जल सप्लाई होता है, वो क्या होता है, प्रदूषित जल होता है, जिसकी वजह से उनको हानि होती है। ध्वनि के प्रदूषण, जिन लोगों को मतलब कान से संबंधित या किसी और से संबंधित कुछ बीमारी होती है, वे ध्वनि को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उनके लिए वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण ही हो जाता है, ज़्यादा ध्वनि। और है वायु प्रदूषण, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें वायु की जो ज़्यादा ही मतलब कि प्रदूषित वायु उनके अंदर जाने से उनको और तबीयत खराब हो जाते हैं। जो बीमार लोग रहते हैं तो वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग स्थानांतरित हो जाते हैं जो नगर क्षेत्र है वहाँ से। तो ये भी क्या है, एक अपकेंद्रीय शक्ति है। फिर है सेकेंड प्रकार की अपकेंद्रीय शक्ति। इसमें नगर के जो समीपवर्ती क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, वो आकर्षक
गुणवत्ता प्रदान करती है। तो ये भी एक कारण है अपकेंद्री शक्ति का, जैसे कि नगर के केंद्रीय भागों में अपकेंद्री बलों का उद्भव नगर के आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण ही नहीं होता, वरन नगर के सीमावर्ती भाग के आकर्षण गुणवत्ता के कारण भी होता है। यानी कि नगर के जो सीमावर्ती भाग है या उससे थोड़ा दूर का भाग है, वो क्या करता है, नगर के चीज़ों को आकर्षित करता है, जिसके कारण यह अपकेंद्री बल के रूप में कार्य करती है। जैसे कि विस्तृत खाली भूमि की उपस्थिति, नगर में क्या हो जाता है, भूमि की क्या होती है, कमी होती है, लेकिन बराही क्षेत्र में खाली भूमि की क्या होती है, उपस्थिति होती है, जो क्या करता है, उनको आकर्षित करता है। तो ये भी क्या है, एक अपकेंद्री शक्ति है। फिर है परिवहन सेवा की उपलब्धता, यानी कि नगर के अंदर भागों में भी परिवहन सेवा है, किंतु उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो नगर के बाह्य भागों में भी वो होकर आ रहा है जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में इस उद्योग को स्थापित करने के लिए वो लोग आकर्षित हो जाएंगे। यानी कि उस क्षेत्र में जाने के लिए उनको क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। फिर है बाह्य भागों की आकर्षण स्थलीय सुविधाएं, यानी कि जिस क्षेत्र में जो सीमा क्षेत्र है उस क्षेत्र में कुछ आकर्षक स्थलीय सुविधाएं हैं, यानी कि स्थल की सुविधाएं। स्थल क्या है, पर्याप्त खाली है और वहाँ पास परिवहन सेवा भी है, ये क्या है, एक सुविधा है। फिर है प्रदूषण रहित वातावरण, जो लोगों को और प्रकारियों को आकर्षित कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक अपकेंद्री। और इसके बाद मानव स्वेच्छा, कुछ लोग अपने से ही क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर जाना चाहते हैं, ये होता है मानव स्वेच्छा। तो ये हो गया आपके अपकेंद्री शक्तियाँ, जिसके कारण क्या होता है, नगर से बाह्य की क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं लोग या जाना चाहते हैं। फिर है अब अभिकेंद्री शक्तियाँ, यानी कि नगरों की ओर जाना। ये अभिकेंद्री शक्ति, नगर केंद्रीय भाग समस्त नगर का गुरुत्व केंद्र होता है, यानी कि सबको अपने ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार नगरों की अपकेंद्री शक्तियाँ नगरीय प्रकारों को नगर के बाहर स्थापित करने हेतु प्रयास करती है, उसी प्रकार नगर के अभिकेंद्री बल कुछ नगरीय प्रकारों को नगर के केंद्रीय भाग की ओर खींचते हैं। नगर का केंद्रीय भाग नगर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी कि ये क्या होता है, नगर का केंद्रीय भाग जो है बाह्य क्षेत्रों के कार्य को अपनी ओर खींचते हैं। तो किस माध्यम से खींचते हैं, यही क्या कहलाएगा, अपकेंद्री शक्तियाँ कहलाएगा। भूमि का अति गहन उपयोग इस तथ्य का द्योतक है, यानी कि इसमें थोड़ा सा भी जमीन खाली नहीं रहता, ये इसमें क्या होता है, सभी भूमि का उपयोग होते रहता है लगभग। नगर के केंद्रीय भाग में नगरीय प्रकारों के लिए यह सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं या लोग आकर्षित होते हैं। जो नगर के महत्वपूर्ण प्रकारों के लिए उच्च स्तर का आकर्षक रहती है, नगर के केंद्रीय भाग की इन आकर्षक सुविधाओं को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है, यानी कि वे आकर्षक सुविधाएं कौन कौन सी है या अभिकेंद्री शक्तियां कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है स्थलीय आकर्षक। स्थलीय आकर्षक मतलब नगर के कुछ व्यावसायिक एवं सेवा कार्य नगर के केंद्रीय भाग में ही विकसित हो पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती, क्योंकि उनकी कार्य जो है नगर क्षेत्र में से ही संचालित होता है। तो ये क्या है, स्थलीय आकर्षण। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बाहर रहते हैं वे नगर की ओर आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि नगर के केंद्रीय भागों में कई ऋणात्मक सुविधाओं के बावजूद यह स्थल उनके लिए क्या रहता है, सदैव आकर्षण का विषय रहता है, क्योंकि जो व्यावसायिक कार्य है और सेवा कार्य है वो नगर में अधिक होता है, इसीलिए। फिर है कार्यात्मक सुविधाएं। कार्यात्मक सुविधाएं मतलब नगर के केंद्रीय भागों में स्थापित प्रकारों में अपने उत्पादन के विक्रय क्रय हेतु अधिकतम सुविधा पर्याप्त होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं और क्या करते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, तो वो क्या है, उनकी क्रय और विक्रय के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में सुविधा प्राप्त होती है। यह कार्यात्मक सुविधा स्थानीय, प्रादेशिक और अंतर प्रादेशिक, यानी कि उस स्थान पर भी और उस स्थान से बाहर के लोगों के लिए भी और अन्य स्थानों के लिए भी क्या होता है, एक सुविधा प्रदान करता है, मतलब एक स्तर प्रदान करता है जो नगर के बाह्य भागों की ओर नहीं प्राप्त होता। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में यह सुविधा कहाँ प्राप्त होगी, नहीं होगी, वहाँ पास क्या होगा, आपके द्वारा उत्पादित माल अधिक बिकेगा और आपके माल का भी पहचान होगा। इसी कारण नगर के कुछ विशेषीकृत कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन नगर के केंद्रीय भाग में ही संभव होता है, किसी और भाग में या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाता। इसी वजह से क्या है, कार्यात्मक सुविधा भी एक तरह का अभिकेंद्री शक्ति है। फिर है कार्यात्मक आकर्षण या चुंबकत्व, यानी कि ये क्या करता है, कुछ अलग कार्यात्मक आकर्षण है जो क्या करता है, बाहर के लोगों को और प्रकारों को अपनी ओर संकेंद्रित करता है
नगर के केंद्रीय भाग में किसी एक प्रकार का संकेंद्रण प्रकारों के लिए एक शक्ति चुंबकत्व के रूप में कार्य करने लगते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक क्रियाओं का संकेंद्रण, जैसे कि व्यापारिक बैंक वगैरह है, वो कहाँ रहते हैं? वे नगर में ही रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते। जलपान गृह, जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो लोग अपने हाथ से खाना बनाना तो बना नहीं सकते, इसलिए उनके लिए क्या होता है, अच्छी जलपान गृह वगैरह की व्यवस्था नगरों में अच्छी रहती है। फिर है प्रशासनिक सेवा। तो प्रशासनिक सेवा केंद्र भी ज़्यादातर नगरों में ही स्थापित करते हैं। और थोक बाजार और बृहद बाजार, ये थोक बाजार और बृहद बाजार दोनों प्रकार की सेवाएं जो है नगरों में ही प्राप्त होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में या बाहर नहीं प्राप्त हो पाते। तो ये भी एक कार्यात्मक आकर्षण जो अभिकेंद्री शक्तियाँ हैं जो आकर्षित करती है अपने ओर। फिर है कार्यात्मक प्रतिष्ठा। कार्यात्मक प्रतिष्ठा, नगर के केंद्रीय भागों में कुछ ऐसी विशेष प्रकारों का संकेंद्रण मिलता है जिनकी प्रतिष्ठा स्थानीय या प्रादेशिक स्तर पर होती है। अतः ऐसे विशेष प्रकारों के संकेंद्रण वाले क्षेत्र इसी प्रकार के कार्यों के लिए स्थापित हेतु आकर्षक बने होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में वस्त्रों के व्यवसाय का संकेंद्रण हो तो नए कपड़े के व्यापारी उसी क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं ताकि वह क्षेत्र उस क्षेत्र की प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त कर सके। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, कार्यात्मक प्रतिष्ठा, यानी कि इसमें जैसे कि आपका किसी क्षेत्र में जो पशु बाजार लग रहा है तो पशु जो जिनको बेचना होगा या खरीदना होगा वो कहाँ जाएंगे, उस पशु बाजार केंद्र में ही जाएंगे। तो इसी प्रकार वहाँ पर क्या मिलता है, उनको एक प्रकार का प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, जो बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, वो नगर क्षेत्र में ही मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसा होता ही नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तो ये भी क्या है, एक अभिकेंद्री शक्ति है। तो ऐसे लोग यहीं पर जाकर क्या करते हैं, निवास करना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है रोजगार की उपलब्धता। रोजगार की उपलब्धता बहुत से युवाओं और लोगों को क्या करता है, प्रकारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा भी क्या है, अभिकेंद्री शक्ति है जो लोगों को, प्रकारों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर है उच्च जीवन स्तर, ये भी क्या करता है, लोगों और प्रकारों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि नगर के अंदर क्या होता है, उच्च जीवन स्तर प्राप्त होता है, वहाँ पर सब कुछ की सुविधा होती है, लेकिन नगर के बाहर क्या होता है, ये सब सुविधाएं पर्याप्त नहीं होते। फिर है उच्च चिकित्सा सेवा। तो ये तो किसी भी दृष्टिकोण से गांव जो क्षेत्र है वहाँ पर उच्च चिकित्सा की सेवा प्राप्त नहीं होती, केवल नगर क्षेत्र में ही प्राप्त होते हैं। फिर है मनोरंजन की पर्याप्त, जो गांव क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, मनोरंजन सेवाओं की अभाव होता है, किंतु नगरों में क्या होता है, इसकी पर्याप्त होती है, मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा में होती है। ये वजह भी है आपके अभिकेंद्री शक्ति की। फिर है यातायात तथा संचार पर्याप्त की सुविधा, यानी कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में क्या होते हैं, यातायात और संचार की असुविधा होती है। आपको कहीं जाना होता है तो आपको बस के आने तक वेट करना पड़ता है, लेकिन नगर क्षेत्र में क्या होता है, आपको ज़्यादा देर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर बस वगैरह की आवागमन जो है लगभग लगातार रहती है। लेकिन गाँव क्षेत्र में या तो बस वगैरह की सुविधा ही नहीं मिलेगी, यातायात वगैरह की, आपको लंबी दूर चल कर जाना पड़ेगा, इसी वजह से। फिर है मानव स्वेच्छा। मानव स्वेच्छा दोनों कार्यों के लिए कार्य करता है, यानी कि दोनों रूप में, अपकेंद्री और अभिकेंद्री दोनों शक्तियों के रूप में। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने स्वेच्छा से नगर के बाह्य स्थानों में स्थापित होना चाहते हैं, और कुछ क्या करना चाहते हैं, नगर के केंद्रीय भाग में जाना चाहते हैं। तो ये मानव स्वेच्छा जो है अपकेंद्री और अभिकेंद्री दोनों शक्तियों के लिए प्रभावी है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।